निकट भविष्य में खनन अंतरिक्ष यान बोरेलिस अंतरिक्ष में उड़ान भर रहा है, जबकि उसका पूरा दल क्रायोपोर्ट्स में सो रहा है। उनके गंतव्य तक पहुंचने में अभी 4 साल बाकी हैं। अचानक एक क्षुद्रग्रह जहाज से टकराता है, जिससे अलार्म बजने लगता है और पतवार में दरार आ जाती है। जहाज के एआई द्वारा बचाव प्रणाली सक्रिय की जाती है। एंडी अपने क्रायोपोड में अपने परिवार के एक वीडियो को देखकर चौंक जाता है। यांत्रिक हथियार उसके चारों ओर एक विशेष सूट का निर्माण करते हैं, जिसमें सीमित ऑक्सीजन आपूर्ति और एक एआई होता है। बचाव के लिए क्रायोपोड्स को बोरेलिस से बाहर निकाल दिया जाता है, जिनमें से कुछ सुरक्षित रूप से उड़ जाते हैं, जबकि बाकी आग और विस्फोटों में फंस जाते हैं। जैसे ही एंडी का पॉड निकटतम ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करता है, ग्रेविटी के कारण उसका थ्रस्टर विफल हो जाता है। पॉड तेजी से गिरता है और आखिरकार एक ऊंचे भूभाग से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। बेहोशी की हालत में एंडी अपने परिवार का एक दृश्य देखता है और एआई को उसकी हालत दिल का दौरा जैसी लगती है, लेकिन वह डिफाइब्रिलेटर को निष्क्रिय कर देता है। एंडी खिड़की से बाहर देखता है और पाता है कि वह एक वीरान भूमि में फंसा हुआ है। वह रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अचानक पॉड हिलने लगता है और एआई चेतावनी देता है कि इलाके की स्थिति अस्थिर है। एंडी पॉड का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यह नहीं खुलता। वह सर्वाइवल किट चेक करता है, लेकिन उसे अपनी कम रैंक के कारण फ्लेयर गन नहीं मिलती। एंडी दरवाजे पर लात मारता है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर अग्निशामक यंत्र से कांच तोड़ने में सफल होता है, पर जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, पॉड लुढ़क जाता है और उसे वापस अंदर गिरा देता है। टूटे कांच से उसके सूट में छेद हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन का रिसाव शुरू हो जाता है। वह तुरंत मरम्मत स्प्रे से छेद बंद करता है। तभी पॉड के इंजन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसमें आग लग जाती है। एंडी तेजी से आग बुझाता है और पॉड से बाहर निकलता है। बाहर निकलकर एंडी बोरेलिस को आसमान से गिरते हुए देखता है और उसके गिरने से एक बड़ा विस्फोट होता है, जिसकी शॉकवेव एंडी को गिरा देती है। वह जल्दी से संभलता है और एआई से स्थिति की जानकारी मांगता है। एआई बताता है कि जहाज ने केवल आधी यात्रा ही की है और वे एक अज्ञात क्षेत्र पर हैं। दूर उसे कुछ रोशनी दिखती है और वह अन्य बचे हुए लोगों से संपर्क करने की कोशिश करते हुए उस ओर बढ़ता है। चलते चलते उसे बोरेलिस का आधा जलता हुआ हिस्सा और एक क्रायोपोड दिखाई देता है। वह अंदर जाकर ऑक्सीजन टैंक ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे केवल एक गिरा हुआ शरीर मिलता है। ऑक्सीजन टैंक टूटा हुआ देखकर वह निराश हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद उसे एसओएस सिग्नल और तेज हवाओं के बीच कुछ रोशनियां दिखाई देती हैं। यह सिग्नल ड्वेन द्वारा सेट किया गया था, जो कुछ उपकरण पुनः प्राप्त कर चुका है और भोजन के लिए शवों से मांस निकालने के बारे में सोच रहा है। ड्वेन उसे बताता है कि कंपनी ने ईंधन बचाने के लिए एक शॉर्टकट लिया था, जिसके कारण वे इस अज्ञात क्षेत्र पर फंसे हैं। ड्वेन पृथ्वी पर एसओएस संदेश भेजने की कोशिश करता है, जो वहां पहुंचने में 8 महीने लगाएगा और बचावकर्ता भी 2 साल में ही वहां पहुंच सकेंगे। एंडी उम्मीद खोने लगता है, लेकिन ड्वेन उसे बोरेलिस के दूसरे हिस्से में जीवन की संभावना का सुझाव देता है। अचानक एक रहस्यमय प्राणी प्रकट होता है और ड्वेन को पकड़कर गायब हो जाता है। एंडी अब अकेला रह जाता है और ड्वेन की बंदूक लेकर बचे हुए अन्य सदस्यों को खोजने के लिए यात्रा शुरू करता है। एंडी का एआई उसे बताता है कि उसका ऑक्सीजन स्तर कम है और उसे जल्द ही अतिरिक्त ऑक्सीजन की जरूरत होगी। चलते चलते उसे रेडियो पर नाओमी नाम की जीवित बची एक और महिला का सिग्नल मिलता है, जो अपने पॉड में फंसी हुई है। नाओमी उसे अपनी लोकेशन भेजती है, लेकिन एआई चेतावनी देता है कि वह जगह अस्थिर है। नाओमी कहती है कि उसके पास दोनों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है, जिससे एंडी उसे बचाने का फैसला करता है। रात हो चुकी है और एंडी चलने में सावधानी बरतता है। अचानक उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। नाओमी एआई के मॉडल के बारे में सुनते ही बताती है कि इसे बंद कर देना चाहिए था। चलते चलते वह अपने चारों ओर छोटे छोटे छेद देखता है और मकड़ी के जालों से ढका एक बड़ा छेद मिलता है। एंडी को समझ आता है कि छोटे छेद किसी जानवर के पंजों के निशान हैं। वह तेजी से चलता है और अचानक बर्फबारी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे शोर गुर्राने जैसी आवाज में बदल जाता है, जिससे एंडी सतर्क हो जाता है और अपना रास्ता तय करता है। पास में कुछ भारी चीज दौड़ती है और एंडी तुरंत अपने हेलमेट की लाइट्स बंद करके छिप जाता है। नाओमी हैरान है क्योंकि उसके स्कैनर पर क्रू ट्रैकर्स का एक समूह उसकी ओर बढ़ता दिख रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। एंडी उन ट्रैकर्स को एआई लिंक करता है और सिग्नल उसके चारों ओर उसी समय दिखाई देते हैं जब नाओमी कहती है कि वे ठीक उसके सामने हैं, लेकिन वह कुछ भी देख नहीं सकता। तभी हवा में एक फ्लेयर शूट किया जाता है और उसकी रोशनी में पास में एक विशाल मकड़ी दिखाई देती है। ये मकड़ी दल के सदस्यों को खा चुकी होती है, इसलिए उनके ट्रैकर्स उसके पेट में हैं। एंडी चिल्लाता है और मकड़ी से दूर भागने लगता है, लेकिन मकड़ी भी उसे पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाती है। वह एक दरार में गिरता है और ऊपर की ओर देखता है तो मकड़ी भी उसके पीछे घुसने की कोशिश कर रही होती है। किसी तरह वह उसके हमलों से बच निकलता है, लेकिन भागते भागते एक चट्टान से नीचे गिर जाता है। वह तेजी से लुढ़कता है
लेकिन बर्फ की परत उसकी लैंडिंग को थोड़ा नरम कर देती है। नीचे गिरने से उसके सूट पर एक और चीरा लग जाता है, जिससे उसकी ऑक्सीजन लीक होने लगती है। एंडी जल्दी से स्प्रे का इस्तेमाल करके उसे सील करता है, लेकिन उसका सारा स्प्रे खत्म हो जाता है। अचानक रेडियो में ड्वेन की आवाज आती है, जो मकड़ियों के झुंड से लड़ने में मदद मांग रहा है। नाओमी कहती है कि उसे मदद करनी चाहिए, क्योंकि शायद ड्वेन के पास ऑक्सीजन का कुछ भंडार हो। एंडी दौड़ता हुआ ड्वेन की ओर बढ़ता है और उसकी फायर की हुई फ्लेयर की दिशा में जाता है। अचानक एक मकड़ी ड्वेन पर हमला कर देती है और रेडियो पर उसकी चीखें सुनाई देती हैं। एंडी छिप जाता है और देखता है कि ड्वेन कैसे मारा जाता है। वह एक पॉड के पीछे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ एक दूसरी मकड़ी भी होती है जो शवों को खा रही होती है। नाओमी पॉड की लाइट्स ऑन करके मकड़ियों का ध्यान भटकाती है, जिससे एंडी को भागने का मौका मिलता है। एंडी तेजी से दौड़ता हुआ एक धूमिल क्षेत्र में प्रवेश करता है, जिससे मकड़ियां उसका पीछा छोड़ देती हैं। कुछ समय बाद नाओमी को घबराहट का दौरा पड़ने लगता है और वह अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रही होती है। एंडी उसे शांत करने के लिए वही गाना गाता है जो वह अपने बेटे के लिए गाया करता था। थोड़ी देर बाद एंडी एक सुंदर दृश्य देखता है जहां जुगनू अपनी रोशनी से चमक रहे होते हैं, लेकिन अचानक वे लाल होकर उस पर हमला करने लगते हैं। वह उनसे भाग निकलता है, लेकिन तभी जमीन खुल जाती है और एक विशाल राक्षस का मुंह उसे पकड़ने के लिए बाहर आता है। वह उसके चारों ओर एक गंदा पदार्थ फैलाकर उसे जकड़ लेता है और धीरे धीरे निगलने लगता है। अपने एआई की मदद से एंडी डिफाइब्रिलेटर को एक्टिव कर देता है और राक्षस को बिजली का झटका देता है, जिससे राक्षस उसे छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद एंडी बोरेलिस तक पहुंचने के लिए ऑक्सीजन का स्तर देखता है और तेजी से चलने लगता है। कई मुश्किलों का सामना करते हुए वह अंत में नाओमी के पॉड तक पहुंचता है, जहां नाओमी दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने देती है। वह सुरक्षित सांस ले पाता है और नाओमी को भी सुरक्षित बाहर निकालता है। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों फ्लेयर गन और रिपेयर स्प्रे लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाओमी को दर्द के कारण चलने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए एंडी ने एक स्प्लिंट बना दिया, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। नाओमी ने ड्वेन की बंदूक की जांच करनी शुरू की ही थी कि मकड़ियों का झुंड धीरे धीरे उन्हें घेरने लगा। दोनों ने तुरंत दौड़ना शुरू कर दिया और नाओमी अपने सूट के एआई को बार बार दवा इंजेक्ट करने के लिए कह रही थी ताकि उसका पैर थोड़ा काम कर सके। मकड़ियां लगातार उनके पीछे पड़ रही थी, लेकिन भागते भागते वे बोरेलिस के दूसरे हिस्से में पहुंच गए, जो काफी अच्छी स्थिति में था। अचानक नाओमी गिर गई तो एंडी ने उसे नीचे खिसकने में मदद की। मकड़ियां अब कूदने के करीब आ गई थी और दोनों पीछे के रास्ते को मलबे से अवरुद्ध करते हुए नीचे खिसक गए। एक मकड़ी उन पर हमला करने ही वाली थी, तभी नाओमी ने अपनी बंदूक से एक भड़कती गोली चलाई, जिससे वह राक्षस उसके पीछे भागने लगा। वह अन्य मकड़ियों का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी गोली चलाती है, जिससे उन्हें पहाड़ी पर भागने का मौका मिल जाता है। दोनों तेजी से दौड़ते हैं और अंत में बोरेलिस में प्रवेश करने में सफल हो जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद नाओमी को कंट्रोल रूम में दरवाजा बंद करने में मुश्किल हो रही थी और मकड़ियां लगातार करीब आ रही थी। जब एक मकड़ी अंदर घुसने वाली ही होती है, वह आखिरी क्षण में दरवाजा बंद कर देती है और मकड़ी उसी में कुचल जाती है। जैसे ही वे अपनी स्थिति का जायजा लेते हैं, दूसरी मकड़ियां दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगती हैं। अंदर की हालत भी काफी खराब है, लेकिन बैकअप जनरेटर काम कर रहा है, जिससे लाइट्स चालू हैं। कार्गो होल्ड में आपूर्ति के बक्से और एक स्थिर वातावरण है, जिससे वे वहाँ कुछ समय सुरक्षित रह सकते हैं। गलियारे पर खून के निशान हैं और वे उसका पीछा करते हुए मुख्य कंसोल तक पहुँचते हैं, जो मकड़ी के जाले और इंसानी अंगों से ढका हुआ है। तभी एक बड़ी मकड़ी अंदर आती है और अपने पेट से मानव अंगों और एक हेलमेट को गिरा देती है। एंडी को उल्टी जैसा महसूस होता है, लेकिन किसी तरह वह खुद को संभाल लेता है। अचानक छत से एक दरवाजा खुलता है और उससे भी बड़ा राक्षस बाहर निकल आता है। सुरक्षा के लिए एंडी तुरंत दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन नाओमी उसे डांटती है क्योंकि अब वे एयरलॉक में फंस गए हैं। मकड़ी दाहिने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है और एंडी बाएं दरवाजे पर एक उपकरण से प्रहार करता है, लेकिन वह बेकार साबित होता है। दोनों अपने अंत की प्रतीक्षा करने लगते हैं। एंडी अपने परिवार की कार दुर्घटना की एक वीडियो चलाता है और बताता है कि वह अब भी उस घटना के अपराध बोध से जूझ रहा है। नाओमी उसे याद दिलाती है कि वह अब भी जीवित है और उसकी मदद से ही वह अब तक यहाँ तक पहुँच पाया है। दोनों गले लगते हैं और सोचते हैं कि शायद यह उनका आखिरी समय है। तभी नाओमी को एंडी के सूट पर जुगनुओं से भरा एक गोला फंसा हुआ मिलता है। जब मकड़ी अंदर घुसने लगती है, दोनों उस पर जुगनुओं का गोला फेंक देते हैं। जुगनू तुरंत उस पर हमला कर देते हैं और मकड़ी को पीछे हटना पड़ता है। इस अवसर का फायदा उठाकर दोनों जल्दी से कार्गो बे की ओर भागते हैं और एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं। मकड़ी उनके पीछे आ जाती है और छत से कूदकर उनका पीछा करने की कोशिश करती है। एंडी उसे चकमा देने के लिए स्प्रे का इस्तेमाल करता है और उसके मुंह में फेंकता है, जिससे स्प्रे उसके चेहरे पर फट जाता है और मकड़ी कुछ देर के लिए पीछे हट जाती है। इस दौरान नाओमी तेजी से आगे बढ़ती है और कहती है कि एंडी को इसे मारने का कोई तरीका खोजना होगा। एंडी अपने एआई से एक कार्यशील पॉड ढूंढने को कहता है और वह जल्दी से उस पॉड तक पहुंचता है।
नाओमी एक बॉक्स के अंदर जाकर कुछ आपातकालीन लाइटें ढूंढ लेती है और मकड़ी का ध्यान भटकाने के लिए उनका इस्तेमाल करती है। एंडी अपने बेटे के खिलौने को देखते हुए अपने आई को अलविदा कहता है और पॉड को राक्षस के ऊपर गिरा देता है। पॉड मकड़ी के ऊपर गिरता है और वह मारी जाती है। नाओमी जल्दी से एंडी के पास भागती है और सोचती है कि वह मर गया है, लेकिन अंततः एंडी पूरी तरह से जीवित और सुरक्षित होता है। दोनों खिड़की के पास जाकर सूर्योदय को देखते हैं, हाथ पकड़ते हैं और राहत महसूस करते हैं कि वे जीवित हैं।